नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्यास्त्र जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटी का ये तीसरा क्लास है। दूसरे क्लास में मैंने आपको संवैधानिक विकास का जो एक क्रोनोलॉजी है इसके बारे में एक चार्ट दिया और उसके बारे में बताया कि कैसे भारत में संविधान का, भारत में जो नियम कानून शासन व्यवस्था का जो पदार्पण हुआ उसका जो भारतीय संविधान में किस प्रकार उसका प्रभाव पड़ा। अब हम देखते हैं, जितने भी हमें एक्ट बताया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत इनकी 1773 से लेकर 1853 तक के तथा 1858 से लेकर 1947 तक के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो संविधान का विकास हुआ, बहुत सारे नियम कानून बने, उसका जो एक करके एक्ट को हम लोग देख रहे हैं। तो आज हम लोग जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1773 से 1858 तक जो एक्ट बना, उसमें जो प्रथम एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, ये काफी महत्वपूर्ण एक्ट है। इससे काफी क्वेश्चंस कभी ना कभी हर एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, ईपीपीसीएस हो, रेलवे हो, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना होती है और यहाँ पे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया भी जाता है हर एग्जाम में। तो इसको हम आज देखते हैं। आज हम जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो बहुत सारे एक्ट बने, उसमें आज हम लोग दो एक्ट को देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाले एक्ट को और एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसको 1781 ईस्वी में जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, इसके बारे में देखेंगे। इसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई जिसको हम लोग आज यहाँ पे देखते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद मैं हर एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो ये रेगुलेटिंग एक्ट बना, इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन चल रही थी, उस समय इसका जो पहला एक्ट बना, मतलब कि क्या बताया था ना कि 1765 में क्या होता है, बक्सर ये इलाहाबाद की संधि होती है, वहां से दीवानी मिलती है ईस्ट इंडिया कंपनी को। बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी मिलता है, वहां से ये अपनी क्षेत्रीय शक्ति का प्रसार करना शुरू करता है। इसी क्रम में इसने पहला जो रेगुलेटिंग पहला एक्ट बनाता है, उसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 73 किसके द्वारा बनाया गया, तो यहाँ पे दे देगा ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और भी नाम दे देंगे। तो फिर उसमें आपको इस टाइप से लगाना है। अब देखिए इसका क्या संवैधानिक महत्व रहा होगा। ठीक है, इसका संवैधानिक महत्व ये रहा कि सबसे पहले जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके कार्यों को नियंत्रित एवं नियमित करना था। उसके कार्यों को नियंत्रित एवं नियमित करना, इसका पहला मतलब इस संवैधानिक महत्व रहा। इस एक्ट को बनाने के पीछे सबसे बड़ा मकसद यही था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके जो कार्य हैं उसको किस तरह से नियमित किया जाए और कैसे नियंत्रित किया जाए। ठीक, दूसरा है, देखिए ये सब जितने भी एक्ट बनते थे वो कौन बनाता था? ब्रिटिश संसद बनाती थी, ना कि यहाँ के लोग बनाते थे। वहां बनते थे, लेकिन ये किसके लिए बनते थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ये बनते थे। ठीक है, और ये जब 1858 के बाद जितने भी एक्ट बनने लगे वो क्राउन के अंतर्गत बनने लगे। ठीक, अब ये जो एक्ट बने तो पहला ये बना था, इसमें कहा गया कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको इसकी कार्यों को नियंत्रित एवं इसका जो संवैधानिक महत्व है यही है कि इसके कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करना। दूसरा है कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता देना। यानी कि जो कंपनी तो भाई आई थी व्यापार करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ वो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य भी करने लगी, क्षेत्रों पर अधिकार करने लगी, यहाँ के जो क्षेत्रीय राजा थे उनके मामलों में हस्तक्षेप करने लगी। तो इसलिए ये एक रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यही इसका संवैधानिक महत्व है। अब महत्व इस रूप से समझिए कि भाई कोई भी चीज है और उसको किस रूप में हम उसको लेते हैं, तो यही इसका संवैधानिक महत्व दिया गया। उसके कार्यों को पहले तो नियमित एवं नियंत्रित कर दिया गया। दूसरा है कि उसको यहाँ की जो भारत में कंपनी के जितने भी प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्य थे उसको मान्यता दे दिया गया, राजनीतिक कार्यों को मान्यता दिया गया। और तीसरा है कि इसी भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव यहीं से पड़ती है। यहीं से केंद्रीय मतलब कि सेंट्रलाइज पावर का नींव यहीं से पड़ता है। सेंट्रलाइज केंद्रीय प्रशासन, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन की नींव यहीं से पड़ती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव किस एक्ट के तहत रखा गया या पड़ा। ठीक है, ये आंसर होगा। अब देखिए इस एक्ट की कुछ विशेषताएं थी। क्या क्या विशेषताएं थी उसको हम एक पॉइंट करके देखते हैं। सर्वप्रथम इसमें जो पहले भाई सबसे पहला क्या हुआ कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा ब्रिटिशों के कब्जे में आया। कहने का मतलब यहाँ पे इसका क्षेत्र पे अधिकार हुआ। यहाँ पे इसका राजनीतिक मतलब कि राजस्व और ये दीवानी अधिकार प्राप्त हुए, न्यायिक अधिकार प्राप्त हुए। तो सर्वप्रथम बंगाल के जो गवर्नर, वहां पे सर्वप्रथम जो गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर 1765 में जो बंगाल के गवर्नर होंगे, 1765 यानी कि 65 से लेके 1773 के बीच में जो बंगाल के गवर्नर होंगे, उसको क्या कहा जाता था? बंगाल का गवर्नर
गवर्नर कहा जाता था, लेकिन जब 1773 का एक्ट पारित हुआ तो बंगाल के गवर्नर, इसको बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। यानी कि बंगाल के गवर्नर को 1773 के एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया, और साथ ही साथ इसके नाम दिया गया। और प्रथम जो गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछे तो कोई और, यानी कि लॉर्ड क्लाइव, और अगर पूछ दे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो वारेन हेस्टिंग था। ठीक, तो ये पहला इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि बंगाल के जो गवर्नर थे उसका नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, और प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। ठीक, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। दूसरा है कि इसके द्वारा, भाई अब कहने का मतलब अब चीजों को केंद्रीकृत किया जा रहा है, यहाँ पे केंद्रीकृत की नींव रख दी गई है। तो इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि जो मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। दूसरा पॉइंट यही है कि इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल या बंगाल के अधीन कर दिए गए। यानी कि अब जो भी नियम मद्रास और बम्बई के लिए बनाया जा रहा है वो कौन बनाएगा? बंगाल के ही अधीन कर दिएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल के द्वारा ही बनाया जाएगा। तीसरा पॉइंट इसमें है कि कलकत्ता में 1774, यानी कि इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और इसका क्षेत्राधिकार कहां तक था? बिहार, बंगाल और उड़ीसा तक। यानी कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा के ही केसों को ये देख सकता था। ठीक है, तो पूछेगा कि किस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? तो चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में, जिसमें क्या थे कि एक न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे यहाँ प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने, और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। ठीक, तो 3 पॉइंट क्लियर हो गया आपका कि बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल बना। उसके बाद फिर क्या है कि मद्रास और बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत अधीन कर दिया गया। और तीसरा पॉइंट क्या है कि बंगाल कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 3 अन्य न्यायाधीशों की स्थापना मतलब कि पद सृजन किया जाता है। इसका क्षेत्राधिकार बिहार, बंगाल और उड़ीसा के अधीन रहता है। अब देखिए हम इतना बोल देंगे कि आपको यहीं पे याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, और जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट हो गया क्लियर। अब चौथा पॉइंट क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, मतलब कि कंपनी के गवर्निंग बॉडी, मतलब कंपनी में गवर्निंग बॉडी बना दिया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इसके द्वारा ये जो ब्रिटिश सरकार थी अब कंपनी को मतलब कि उसको कंपनी पर नियंत्रण अपना सशक्त करती है। और जो भी भारत में इसकी जितने भी जो राजस्व हैं, नागरिक हैं और सैन्य से संबंधित मामलों की जानकारी ब्रिटिश संसद को देना, ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर देता है। इनकी चौथा पॉइंट यही है कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अंतर्गत एक गवर्निंग बॉडी यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन कर दिया गया। और इसका गठन करने का मेन उद्देश्य क्या था कि कंपनी जो भी राजस्व से संबंधित कार्य कर रही है, नागरिक से संबंधित कार्य कर रही है या फिर सैन्य से संबंधित कार्य कर रही है, इसका मतलब कि सूचना इसका देना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, ये अनिवार्य कर दिया गया। ये मेनली किया गया था कि कंपनी पे अपना नियंत्रण को सशक्त करने के लिए ये कार्य किया गया था। इस तरह से 4 पॉइंट हो गए हैं, ये 4 बिंदु हैं। इसी बिंदु से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। मैंने इतना बार बता दिया आपको कि इसकी जो पहली बात है कि संवैधानिक महत्व था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित एवं नियमित करना था। दूसरा था कि प्रशासनिक एवं राजनीतिक मान्यता देना था, मान्यता उसी कार्यों को मान्यता दे दिया गया और भारत में केंद्रीकृत सत्ता का नींव रखा गया। ठीक है, प्रशासन की नींव रखी गई। 4 पॉइंट है। बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर। दूसरा पॉइंट है इसका कि इसमें मद्रास एवं मुंबई को साथ कर दिया गया और अधीन कर दिया गया। और बंगाल के ही द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे वो मुंबई और मद्रास में भी लागू होंगे। तीसरा पॉइंट हो गया कि इसी एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश का पद सृजित किया गया। इसका क्षेत्राधिकार बिहार, बंगाल और उड़ीसा था। और सर एलिजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने।
ठीक है। चौथा पॉइंट है कि भाई कंपनी में एक ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में एक गवर्निंग बॉडी का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया। इसका गठन करने का मेन उद्देश्य था कि कंपनी पे अपने नियंत्रण को सशक्त बनाना था। किसका नियंत्रण? ब्रिटेन की सरकार का नियंत्रण सशक्त बनाना था। और साथ ही साथ क्या किया कि जो भी मतलब कि राजस्व से संबंधित, नागरिक से संबंधित और संघ से संबंधित जितने भी जानकारी थी वो ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। यही 4 पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो भी रेगुलेटिंग एक्ट बने के अंतर्गत जो रेगुलेटिंग एक्ट, पहला एक्ट जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बना, उसका ये मुख्य बिंदु था। अब हम आते हैं, इसमें कुछ कमियां रही होंगी शासन में और भी सुधार लाने के लिए। फिर क्या हुआ कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है 1781 ईस्वी में। 1781 है, 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। तो इसकी इसमें क्या क्या विशेषता रही इस एक्ट का, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, पहली बात होगी इसका विशेषता ये था कि जो कलकत्ता की सरकार, यानी जो कलकत्ता में सरकार का गठन किया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया, तो वो सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के विधि निर्माण का भी अधिकार, वहां पे विधि निर्माण का भी अधिकार उसे सौंप दिया गया, ठीक है। दूसरा है कि गवर्नर जनरल परिषद। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे जो यहाँ गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो गवर्नर जनरल के साथ साथ एक परिषद भी बनाया गया था, 4 सदस्यीय परिषद भी बनाया गया था। परिषद का निर्माण भी किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा, छूट गया था पॉइंट। यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो साथ ही साथ 4 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया था, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ दूसरा पॉइंट है, गवर्नर जनरल की परिषद, वही जो परिषद थी तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच में एक मतलब के बीच के संबंधों को सीमांकित किया गया। किस एक्ट के तहत? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत। उसके बाद है कि सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई, यानी सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता है। क्यों भाई नहीं कर सकता है? क्योंकि देखिए, होता क्या होगा ना कि भाई, अब कहने का मतलब सर्वोच्च न्यायालय अपने आप को सर्वोपरि समझ रहा होगा, और जो गवर्नर जनरल से संबंधित जो परिषद थे वो अपने आप को सर्वोच्च समझ रहा होगा। तो इसलिए भाई कंपनी को अपने व्यापार में, शासन में, इत्यादि में बहुत सारी दिक्कतें आ रही होगी। तो इसीलिए पहली बात तो गवर्नर जनरल परिषद और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों को सीमांकित कर दिया गया। भाई आपका अधिकार ये है, इसका अधिकार ये है, यहाँ से किया गया कि भी संबंधों का सीमांकन कर दिया गया। उसके बाद है कि सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। क्यों भाई? जो कोई भी कंपनी का अधिकारी है जो अपने अधिकार क्षेत्र में कोई कार्य करता है, भाई वो गलत हो या सही हो, इस पे रोक लगा दिया गया। किसके द्वारा? मतलब कि जो इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा, कि सर्वोच्च न्यायालय उस पर कार्रवाई नहीं कर सकती है। तो ये 3 पॉइंट यहाँ और 4 पॉइंट यहाँ आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका 2 एक्ट मुश्किल से 10 मिनट में समाप्त हो जाएगा। इससे ज्यादा इस एक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, बशर्ते इसी से क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, अलग बात है। इसको थोड़ा सा आप समझने का, मतलब पढ़ने का और मेमोराइज करने का कोशिश करें दोस्तों। इस तरह अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह 2 या 3 मतलब कि जो एक्ट है, इसके बाद जो एक्ट हम धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, उसमें कुछ और नियम कानून बनते जाएंगे। क्योंकि संवैधानिक विकास हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब कि कैसे कैसे नियम बनते जा रहे हैं। तो ये तो भाई पहले नियम बनाया जा रहा है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, फिर बाद में नियम बनेगा जनता के लिए, मतलब कि यहाँ के समाज को कैसे हम लोग रेगुलेट करें, उसको कैसे नियमित करें। इसी तरह से ये आगे बढ़ता है। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो कृपया कर इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।